हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के संचयन पुस्तक से हमारा पाठ का नाम मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय जो है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लेखक ने बताया है कि किस प्रकार किताबें जो है उनके जीवन की अभिन्न अंग बन गई थी और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी अपने किताबों पुस्तकों के बीच में ही अपने जीवन को बिताना पसंद किया था। जुलाई 1989, यह जो बात है, यह जो घटना है वो 1989 की है। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन तीन ज़बरदस्त हार्ट अटैक एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज़ बंद, नब्ज़ पल्स को बोलते हैं, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे। यानी कि जब आपकी सांसें चलना बंद हो, जब आपके हार्ट बीट चलना बंद हो गए, नब्ज़ बंद हो जाए, तो डॉक्टर क्या ही बोल सकता है कि आपका जीवन अब अंत हो गया है। पर डॉक्टर बोजेस ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट के शॉक्स दिए, भयानक प्रयोग। लेकिन वे बोले कि यदि यह मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस नहीं होगा। मतलब डॉक्टर ने अपना लास्ट प्रयास किया और उनका कहना था कि जब शरीर ऐसे भी मृत हो चुका है तो फिर उसे अगर लास्ट में अगर उससे जितना भी, क्योंकि उसे मृत शरीर में किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होगा, तो उसे हम एक चांस ले सकते हैं। पर यदि कहीं भी ज़रा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। यानी उनका जो 1% का जो होप था, उस पर ही उन्होंने चांस लिया था। केवल 40% और प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% जो है वह हार्ट जो है सदा के लिए नष्ट हो गया। ये केवल 40% ही उनका हार्ट जो है वो बचा रहा और 60% जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। केवल 40% बचा, उनमें भी 3 अवरोध और उसमें भी 3 ब्लॉकेज थे। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हृदय जो हमारे मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और वह सारा जो हमारा पूरे शरीर का जितना भी सिस्टम जो है वह हृदय जो है उसका एक महत्वपूर्ण भाग बोल सकते हैं। जैसे पेड़ पौधा में जैसे जड़ का महत्वपूर्ण भाग है, जड़ जो है वह पूरे पौधे के जो पूरे भाग में जल प्रवाहित करना और जल को पहुंचाना, उसी प्रकार हमारे रक्त का जो सारा संचालन है शरीर में, उसमें हृदय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसमें अगर किसी प्रकार का अवरोध हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ हो सकती है। तो यहाँ पर लेखक के बारे में लिखा हुआ है कि उसमें भी उन्हें उनके हृदय में जो है वो 3 अवरोध यानी 3 ब्लॉकेज थे। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन हिचक रहे थे और ओपन हार्ट सर्जरी की बात हो रही थी, लेकिन जो सर्जन थे, जो डॉक्टर थे, उन्हें हेजिटेशन हो रहा था क्योंकि केवल 40% ही उनका जो हृदय है वो बचा हुआ था। ऑपरेशन के बाद अगर रिवाइव नहीं हुआ, अगर जो है पेशेंट नहीं हुआ तो क्या होगा। तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तो उन्होंने सोचा कि और भी दूसरे डॉक्टर से इस बात के बारे में विचार विमर्श कर ले और तब उसके बारे में वो निर्णय लेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें और बाय द टाइम इंस्टेड ऑफ कीपिंग इन हॉस्पिटल, उनको घर ले जाकर उनको आराम करने की सलाह दी गई। लेकिन इस दौरान उन्हें किसी प्रकार का काम करने की मनाही थी। वो बिल्कुल बिस्तर पर ही, उन्हें पूरा बेड रेस्ट है। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। ठीक है। अर्ध मृत्यु मतलब बिल्कुल अधमरा स्थिति में, उनका हृदय केवल 40% बचा हुआ था और उनके जीवन की भी बहुत मुश्किल से उनके जीवन को बचाया गया था। लेकिन वह उनका जीवन जो है वह पूर्ण तरह से, उनका जो ऊर्जा, उनका जो शरीर की कंडीशन था वह पहले की तरह अब नहीं रहा था। मेरी ज़िद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपनी किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। और लेखक ने बोला कि मुझे अपने जो शयन कक्ष है वहाँ नहीं, मुझे अपने आराम घर में नहीं, बल्कि मुझे वहाँ रहना है जहाँ मेरे चारों ओर पुस्तक, मुझे अपने किताबों वाले घर, किताब वाला घर जहाँ पे उन्होंने अपना छोटा सा लाइब्रेरी बना रखा था, वहीं लिटा दिया जाता है मुझे और उनके इच्छानुसार उन्हें वहीं रखा जाता है। चलना, बोलना, पढ़ना सब मना। ठीक है। दिन भर पड़े पड़े दो ही चीज़ें देखता, और दिन में पड़े पड़े दो ही चीज़ें, इन द पिक्चर यू कैन सी, चारों तरफ बुक्स है और किस तरह से जो है लेखक जो है वह लेटे हुए हैं बिस्तर पर। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह रहकर हवा में झूलती सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। और उन्होंने अपने कमरे का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उनके खिड़की के सामने एक सुपारी का पेड़ है और जिसकी जो पत्तियां जो है वह इधर उधर हिलते रहती है और पूरा बुक्स जो है वह ठोसम ठोस, मतलब पूरा बुक्स का जो पाइल्स है
वो बना हुआ और बहुत ही ऊपर तक रखा हुआ है। बचपन में परी कथाओं में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं, वे प्राण इन हज़ारों किताबों में बसे हैं। और लेखक को भी ऐसा महसूस होता था कि उनके प्राण जो है सॉरी उनके प्राण जो है वह इसी कमरे में इन किताबों के बीच में ही खोई हुई है, जो पिछले 40-50 बरस में धीरे धीरे मेरे पास जमा होती गई है। कैसे जमा हुई, संकलन की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। कैसे इन्हें बुक्स कलेक्शन का शौक़ हुआ, कैसे उन्होंने बुक्स को जमा किया, ये स्टोरी उन्होंने बोला कि बाद में बताऊंगा। पहले तो यह बताना ज़रूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक़ कैसे हुआ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइब्रेरी आपको बनाना पसंद है तो बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे को पुस्तकों से लगाव भी होना ज़रूरी है, तभी आप लाइब्रेरी में जाना, वहाँ पढ़ना और किताब जो है वह आपके मित्र की तरह एक अभिन्न अंग बन जाएगा, तभी आप उसे सहेजना पसंद करेंगे। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। आर्य समाज हिंदू के प्रवर्तक जैसे कि हम जानते हैं रामकृष्ण परमहंस थे। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। ओके, तो माँ जो है वो उनकी स्त्री शिक्षा यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए उन्होंने वहाँ आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, उनके फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में थे। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि ये कहानी जो है वह पहले की है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 1 मिनट, यहाँ पर ये देखिए 1989 का ये बता रहे हैं। उन्होंने मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। और बच्चों के का मनभावन जो बोलते हैं ना पुस्तक, वो उनके लिए बाल सखा और चमचम इनके लिए आती थी। ठीक है, और उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदरी सुंदरी राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र। ठीक है, इसमें बहुत सारा, जैसे बहुत सारे बच्चों को कॉमिक्स या आज के डेट में आप हैरी पॉटर बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, उसी तरह लेखक जो बोले उस समय की जो बाल सखा और चमचम किताबें आती थी उसमें परियों, राजकुमारों और राक्षस, दानव, सुंदर राजकुमार कन्याओं की कहानियाँ और रेखाचित्र, मतलब पिक्चर स्टोरी की तरह। मुझे पढ़ने की चाट लग गई, हर समय पढ़ता रहता और इतना ज़्यादा उन्हें किताब पढ़ने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि हमेशा वो बुक पढ़ते रहते। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता, और अपने जो बच्चों की जो किताबें उसके अलावा जो और भी जो बुक्स थी सरस्वती और आर्य मित्र, उन्हें भी वो पढ़ने का प्रयास करते थे। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषदें और उनकी हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय में पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। क्योंकि जब आप अपने उम्र में छोटे हो और आप जब थोड़े ऊंचे वर्ग की या थोड़े हायर ग्रेड की जब बुक्स पढ़ते तो उसमें बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो वो ही बोल रहे हैं लेखक कि हमें बहुत सारी वर्ड तो बहुत सारी बातें नहीं समझ पाता था, लेकिन उसे पढ़ने में मुझे आनंद मिलता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक है, मैंने गलती से रामकृष्ण परमहंस बोल दिया। तो स्वामी दयानंद जी जो है उनकी जीवनी रोचक जो है, उनके बारे में ऑटोबायोग्राफी वगैरह लिखी हुई थी। अनेक चित्रों से सुसज्जित वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। तो जो दयानंद सरस्वती की जो बुक जो ऑटोबायोग्राफी थी, उनके जीवन से संबंधित जो बातें थी, उसमें उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत तरह की रोचक घटनाएं और बताई गई थी, जिन्हें पढ़कर लेखक जो है बहुत ही प्रभावित होते थे। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना,
तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इनकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो कि समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से ही हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बालमन को बहुत रोमांचित करता था, क्योंकि उस समय जब वो ये सारी बातें पढ़ते थे कि भगवान का एग्जिस्टेंस नहीं है, कैसे भगवान को माने, ये सब चीज़ें जो राम दयानंद सरस्वती के बारे में उनसे संबंधित है कि कैसे वो घर छोड़कर या तीर्थ, जंगल, गुफा, हिम शिखर और साधुओं के बीच में घूमना, तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, और जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना, जो भी समाज के लिए गलत है, मनुष्य के लिए गलत है, जो भी पुरानी परंपराएं हैं उन्हें तोड़ना, खत्म करना, ठीक है। और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर, यानी अगर किसी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो उसे क्षमा प्रदान करना, उसे सहारा देना। इस तरह की बातें, इस तरह की रोचक घटनाएं जो है उनसे जीवन से संबंधित जब लेखक पढ़ते थे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। यह सब मेरे बाल मन यानी उनके बच्चे का जो मन था उसे बहुत ही रोमांचित करता था। जब इस सब से थक जाता तो फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। जब आपको कोई बुक पसंद आ जाती है, आपकी स्टोरी बुक, तो बहुत बार हम उस किताब को बार बार पढ़ते हैं। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती है। ऑब्वियसली किसी की भी मम्मा जो है, मदर जो है, वो चाहती हैं कि आप इन सब किताबों के साथ साथ जो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड पढ़ाई है उसे भी आप उतने ही रोचक ढंग से, उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। तो इनकी माताजी भी वैसे ही थी। उन्हें भी लगा कि स्कूली पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चिंतित रहती थी कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, क्योंकि आप जब स्कूल में एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए परीक्षाएं होती हैं, तो उसके लिए पास करने के लिए आपको पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। और पिता जो है वो जानते थे कि मतलब असली पढ़ाई, जो जीवन का अनुभव है, वह इन्हीं सब किताबों में छिपा हुआ है। लेकिन माता जो है, उनका हृदय, उनको लगता था कि पता नहीं ये सब पढ़कर मेरे पुत्र पर उसका क्या ही असर पड़ेगा और वह भी कहीं साधु बनकर घर से भाग न जाए। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, ठीक है, और जीवन में यही पढ़ाई और काम आएगी। लेकिन उनके पिता का सोच थोड़ा अलग था। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। तो स्टार्टिंग में जो प्राइमरी और आप जो छोटे कक्षा की जो क्लासें हैं, वो स्कूल नहीं जाते थे, उनको घर पर ही एक टीचर आते थे पढ़ाने के लिए। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। उनके पिता का सोचना था, क्योंकि जब छोटे हम रहते हैं, हमारी उम्र छोटी होती है, तो हमारी में वो मैच्योरिटी नहीं होती गलत और सही को समझने का। तो उनके पिता को ऐसा मानना था कि अगर बच्चे को कम उम्र में अगर विद्यालय भेजा जाए तो हो सकता है कि वह गलत संगति में पड़ जाए, गलत कंपनी में पड़ जाए, जिसके कारण वो गलत बातें सीख जाएगा। इसलिए उनको घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था की गई और जब वो क्लास 2 तक वो घर पर ही पढ़े। तीसरे दर्जे में उनका स्कूल में एडमिशन हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताज़ा अनार की शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे। और जब उनका एडमिशन हो गया, स्कूल जाने लगे, तो जैसे आप पापा के साथ घूमने जाते हैं, उसी तरह लेखक भी अपने पिता के साथ जो है वो पोमोग्रेनेट जूस जो है वो पीने के लिए गए। और वहाँ पे वो पीते पीते ही जब आपस में पिता पुत्र के बीच में बात हो रहा था, तो पिता ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया कि जितना लगाओ, जितना रुचि तुम बाहर की किताबों को पढ़ने में लगाते हो, उसी तरह स्कूली पाठ्यक्रम यानी तुम्हारा जो स्कूल का जो सिलेबस है, उन बुक्स को भी उसी तरह मन से पढ़ना। माँ की चिंता मिटाओगे, ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माता जी को इस बात की चिंता है। तो पुत्र होने के नाते यह तुम्हारा दायित्व है, यह तुम्हारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी माता की बात को मानो, है ना। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें में तो मैं फर्स्ट आया। मतलब सेकंड तक तो आप लेखक जो है वो घर पर ही पढ़ाई किए। थर्ड में उनका एडमिशन हुआ और थर्ड और फोर्थ जबकि उन्होंने अपने पिता की बात को बिल्कुल गांठ बांध ली और अपने माता का सत्कार करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की और थर्ड और फोर्थ में उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए और फिफ्थ में तो वो पूरे कक्षा में ही प्रथम आए। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे और कुछ बोले नहीं। और माँ का जो मन, जो हृदय होता है, वह अपने बच्चे के लिए बहुत चिंतित थी कि वह आगे चलकर क्या करेगा। लेकिन जब अपने पुत्र को अच्छा करते हुए देखा तो
उनका हृदय भर आया, वो उन्हें गले लगा लिए और पिता केवल मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने यह जो उनको एक जो बात है, गुड़ बात जो थी वो पहले ही बता रखी थी। चूँकि अंग्रेज़ी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। तो इंग्लिश में ही गॉट सबसे सुपर मार्क्स, ओके, हाईएस्ट मार्क्स। तो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर 2 इंग्लिश की बुक स्कूल से मिली थी पढ़ने के लिए। और अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इसी बहाने पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। एक बुक में जो है वह एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में दी हुई थी, जिसमें कैसे जो है 2 छोटे बच्चे जो है कैसे वो नेस्ट की तलाश कर रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पे बाग कुंजों में भटकते हैं और इसके बारे में डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स है, उनकी बोली क्या होती है, उनके साउंड्स किस तरह से निकालते हैं, उनकी आदत, उनका हैबिट कैसा है, उस चीज़ की सारी जानकारी उस बुक में लिखी हुई थी। और दूसरा किताब था ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएँ थी, कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन से माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, मतलब सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। नाविकों की ज़िंदगी, जो सेलर्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे-कैसे द्वीप मिलते हैं, द्वीप मतलब आइलैंड, है ना? वह भूभाग जो चारों ओर से पानी से भरा हो। कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है, यानी एक किताब जो है वह जीव जंतुओं के बारे में और दूसरी किताब जो है वह जल और नाविकों के बारे में, जलीय जंतुओं के बारे में, टापुओं के बारे में, उन सब के बारे में दी हुई थी। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया, पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के खाने से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उसे उस खाने में रख कर कहा, आज यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है। यहाँ पर खाना का बात हम खाने से नहीं बोल रहे हैं, रैक को भी खाना बोलते हैं। तो जब उन्हें 2 बुक्स जब स्कूल से मिली तो पिता ने बड़े प्रेम से अपने अलमीरा, अपने शेल्फ का एक रैक जो है वो बिल्कुल एम्प्टी कर दिया और अपने पुत्र को बोला कि आज से ये तुम्हारा शेल्फ है और तुम इसमें अपने बुक्स को रखो, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ और स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डायरेक्टरेट हासिल की और डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आया, संपादन किया और उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। मतलब वह छोटा सा बच्चा स्कूल में जब उसे इनाम के तौर पर जो 2 बुक्स मिली थी और वहाँ से उनके किताबें संकलन करने का, जमा करने का, पढ़ने का उनका जो है वह जो है जारी रहा और वहाँ से उनका जो बच्चे का जो लाइब्रेरी है वह दिन प्रतिदिन उनके संकलन में बुक्स की जो संख्या है वह बढ़ते गई। वह बड़े हो गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, फिर डॉक्टरेट की जो है वो उपाधि हासिल की, फिर यूनिवर्सिटी में अध्यापन का काम, पढ़ाने का काम किया। फिर कुछ दिन बाद उसे छोड़कर वह इलाहाबाद से मुंबई आ गए, फिर संपादन का भी काम किया, ठीक है? और इस प्रकार धीरे धीरे उनके जो बुक्स, जो उनका लाइब्रेरी है उसका विस्तार होता गया। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक है, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? बहुत लोग हैं ना, किताबें पढ़ते हैं लेकिन वो किताबें इतना जमा करने का उन्हें शौक़ नहीं होता। इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। उन्होंने इसे भी साझा किया है कि उनके बचपन में उन्होंने एक एक्सपीरियंस हुआ था और तभी से उन्हें बुक्स जो है संकलन करने की, जमा करने की शौक़ हुआ। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। इलाहाबाद जो है वह मतलब एजुकेशन के मामले में एक महत्वपूर्ण सेंटर माना जाता है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरी तो है ही, लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ पर जब वो रहते थे तो जितने भी मतलब कॉलोनी थी, सब कॉलोनी में एक लाइब्रेरी। वहाँ हाई कोर्ट है, वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ हैं, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियाँ हैं। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी यह तो स्वप्न में नहीं सोच सकता था, पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था और उनके पिता जो है वह स्वर्ग सिधार गए थे। इनके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था। मतलब लाइब्रेरी में भी आप जैसे वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी आपको बुक्स के बदले में कुछ टोकन अमाउंट लगता है वहाँ जाने के लिए, तो वहाँ उनके उसके लिए भी उन्हें पैसे नहीं थे। अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। वो घर नहीं ला पाते थे, वहीं पढ़ते थे। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यासों में
खूब अनुवाद हो रहे थे, यानी ट्रांसलेशन बहुत ज़ोर शोर से उस समय चलता था। मुझे उस अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था और उसका जो ट्रांसलेशन, जो नॉवेल्स वगैरह होते थे, उन्हें पढ़ने में उन्हें बड़ा मज़ा आता था। अपने छोटे से हरिभवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से टॉल्स्टॉय की अन्न करेनिना और विक्टर ह्यूग की पेरिस का कुबड़ा, ओके, हंच बैक ऑफ नात्रेदाम, गॉर्की की मदर और अलेक्जेंडर कुप्रीन का गाड़ी वाला का कटरा, याम द पीट और सबसे मनोरंजक सर्वरीस की विचित्र वीर यानी डॉन द क्विकजोट। यहाँ पे चूंकि वो उन्होंने हिंदी रूपांतरण, उसका ट्रांसलेशन जो है उसे पढ़ा था, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में सारे वो इंग्लिश के वर्ड लिखे हुए हैं और इधर जो है उसे हिंदी में अनुवाद कर लिखा हुआ है। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया की कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। और उन्होंने वो सारी बुक्स जो इंग्लिश में भी थी, वो चूँकि वो ट्रांसलेट की हुई थी, तो उन्होंने सारे बुक्स जो है वो हिंदी भाषा के माध्यम से पढ़ डाली थी। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता। जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा मतलब जो आपके बेमन से बिल्कुल इच्छा ना हो वैसे ये उठते। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता। और आप उनके लगन, उनकी रुचि, उनका जो इंटरेस्ट, उसे आप इसे इस लाइन को पढ़कर ही समझ में आता है कि उतने देर घंटों पढ़ने के बावजूद उनका जो पढ़ने का जो, जैसे सपोज पढ़ते पढ़ते वो बीच में बुक में कहीं पर है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बुक को इशू करा सके, तो उन्हें बहुत मन में वो होता एक इनकम्प्लीट अभी है, उनके माइंड में वो चलता रहता था। काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, क्योंकि जब आपकी चीज़ होती है तो उस पर आपका हक होता है। आप उसे जैसे पलटे, जहाँ से पढ़े, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो सकता है। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल हो गया और उनके फादर जो है, उनके जाने के बाद उनको फीस ये करना देना भी स्कूल में बहुत ही मुश्किल हो गया। अपने शौक़ की किताबें खरीदना सो संभव ही नहीं था। तो जब आप स्कूल में जब प्रॉपर वो नहीं दे पा रहे थे, तो उसके साथ साथ अलग जो इंटरेस्ट की बुक्स है उसे मतलब पढ़ना तो सवाल ही नहीं था। अपने शौक़ की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों की पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। मतलब एक ट्रस्ट था, जो योग्य बच्चे हैं, जो है ना, उनके पर ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्र, जो हेल्पलेस बच्चे हैं, उनको पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए कुछ रुपए मतलब सेशन के बिगनिंग में ही मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता था। जो ज़रूरी किताबें थी उन्हें सेकंड हैंड वो लेते थे। बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता, अपने फ्रेंड से लेकर लेते और फिर उसका नोट्स बनाते। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते। और जैसे आपका कैसे आपका सेशन ख़त्म हो गया, आप नेक्स्ट क्लास में चले गए, तो आप अपने बुक्स जो है या तो कोई फ्रेंड को दे देते हैं या फिर बेच देते हैं, है ना। और उनमें आने वाली नए लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते, यानी सेकंड हैंड जो है अपने वो भी है, और उसके बाद भी उसे पुरानी पुस्तक भी उसको फिर आधे दाम में बेच देते। और उससे भी जो बहुत विपन्न, जो गरीब है, वो जो है उन बुक्स को ले लेते। इस तरह काम चलता। और लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसे से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। और तब उन्होंने वह भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अपने लाइफ का पहला लिटरेचर बुक जो है अपने पैसे से खरीदा। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। दैट ईयर ओनली ही पास द इंटरमीडिएट, मतलब +2। पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर BA की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया, ठीक है। और पुरानी पाठ्य पुस्तक को, मतलब जो पुराना बुक्स था, उन्हें बेचकर BA जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन जो है उसका पाठ्य पुस्तक लेने के लिए सेकंड हैंड का जो बुक शॉप है वहाँ पे वे गए। इस बार कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। तो इस बार जब उन्होंने परचेज़ किया तो 2 रुपये उन्हें सरप्लस उसमें से मिल गया। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था और वहीं पे सामने में एक मूवी लगी हुई थी, देवदास, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी और बहुत उस समय फेमस थी वह मूवी देवदास की। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था और उनकी मदर को बिल्कुल मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी से बच्चे बिगड़ते। उनका मानना था कि वो पिक्चर जो है वो बच्चों के मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालता है
और बच्चे जो है गलत संगति पे चले जाते हैं, ऐसा उनकी माता का मानना था। लेकिन उनके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे और मूवी के बाहर जो थी, जो सिनेमा थिएटर जो है उसके बाहर जो है उसके गाने बजते थे। उसमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, एक गाना था सहगल के द्वारा गाया हुआ कि दुख के दिन जो है अब बीतत नाही, मतलब ये नहीं बीतता। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली कि दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम लो। क्योंकि जब हम परेशान दुख के घड़ी में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि समय जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, वो पार नहीं हो रहा है। और उस समय इनकी आयु भी कम थी, उतने मैच्योर भी नहीं थे, तो उन्हें लगता था कि ये परेशानी कब ख़त्म होगी। तब एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बोला कि पेशेंस रखो, एक न एक दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा। तब फर्स्ट टाइम उसकी मदर को लगा कि इस बच्चे के मतलब यह गाना जो है इस बच्चे को इतना पसंद आया है, तो क्यों ना उसका मूवी देखने के लिए उसे इजाज़त दे दे। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बच गए हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। देखिए बच्चे, जब हम पढ़ते हैं तो साथ साथ बहुत सारी हम उसकी चीज़ें भी, बहुत सारी बातें भी सीखते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों का इंटरेस्ट था, लेकिन बिना माता पिता के परमिशन के हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। और जब वो पहली बार मूवी देखने के लिए गए भी तो वह अपने माता के परमिशन से, सहमति से ही गए। पहला शो छूटने में देर थी। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो एक ही जगह थिएटर में कैसे 1 शो 2 शो सेकेंड हाफ इस तरह से लगा रहता है, तो पहला शो ख़त्म होने वाला था। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी और वहीं पर एक बुक का शॉप था। वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा, अचानक उनका ध्यान देखा कि काउंटर पे एक पुस्तक रखी है, देवदास, और जो देवदास मूवी है उससे रिलेटेड एक बुक थी, लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपये और उस बुक का कॉस्ट कितना था, 1 रुपी। इट्स रिटन बाय शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो। जो बुक सेलर था उसने पूछा कि आर यू स्टूडेंट, यही अपना पुरानी किताबें बेचते हो, ठीक है, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा। उन्हें हमेशा वो अपना पुराना बुक्स जो है वो यहीं पर बेचता था, तो जो बुक सेलर था वो उसे जानता था, तो बोला कि ठीक है, मैं तुमसे किसी प्रकार का कमीशन नहीं लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोला केवल 10 आने में यह किताब दे दूँगा, मतलब 10 आना 10 आना जो है उसमें ही उसने वह किताब दे दी। मेरा मन पलट गया, कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, ठीक है। 10 आने में देवदास खरीदी। उनको लगा कि ये 1.5 मतलब इतना पिक्चर में जो है इतना 2 रुपया पैसा लगाएंगे, इससे अच्छा 2 रुपया में से 10 आना जो है देवदास पे इन्वेस्ट कर देते और बाकी पैसा मेरे पास बच जाएगा। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ रख दिए, है ना। और जो बचा हुआ अमाउंट था वो अपने माता के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी, माँ ने पूछा। माँ की नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के थे या दुख के या नहीं मालूम। उनकी मदर जो है थोड़ा इमोशनल हो गई। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब है। जब आप पहली बार किसी भी चीज़ के लिए जब आप जॉब करेंगे, अर्न करेंगे, तब आपको महसूस होगा कि वह आपके जीवन का सबसे सुखद क्षण, और आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। तो उसी तरह लेखक को भी उस दिन बहुत ही खुशी हुई और उन्हें लगा कि मेरा निजी मतलब अपना, ये मेरे लाइब्रेरी का पहला ऐसा किताब है जिसे मैंने अपने स्वयं के पैसे से खरीदी है। आज तक अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हज़ारों हज़ार पुस्तकें हैं। यानी नॉवेल है, ड्रामा है, स्टोरी है और ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, और हिस्ट्री से रिलेटेड है, और पुरातत्व यानी पुरानी बातों और इतिहास से संबंधित जो है वो सब बातें हैं, राजनीति यानी पॉलिटिक्स से संबंधित, मतलब बहुत सारी बुक्स है डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। तब इतनी शिद्दत से याद आती है अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी, ठीक है। इतनी सारी इनके पास बुक्स थी, लेकिन उनको क्या सबसे ज़्यादा उनके दिल के करीब वह देवदास की पुस्तक थी जो उन्होंने अपने पैसे से खरीदी थी। अपनी वह पहली पुस्तक की खरीदारी रेनर मारिया रिल्के और स्टीफन ज्विग
मोपानसा, चेखव और टाल्स्टॉय, दास्तोवस्की, माइकोवस्की, स्लोजन स्टीव, स्टीफेन स्पेंडर, ऑर्डन एजरा पाउंड, यूजीन ओनील, जियां पाल सात्र, ऑल्बेरिया कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्रा, हेम्बर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सुर, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपनों को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। मतलब उन अपने पुस्तकालय में जहाँ हज़ारों बुक्स हैं इंग्लिश में, हिंदी में लिखी हुई, उन्हें वैसा लगता था कि उन कृतियों, उन किताबों के बीच इन्हें ये अपने आप को संपूर्ण फील करते थे। उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि किताबें जो होती हैं वह हमारी सच्ची मित्र होती हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई लेन देन, कोई शेयरिंग कुछ नहीं होता। यह वैसा मित्र होता है जो हमेशा देना जानता है। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने कितना सच कहा है उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जन्म दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया विंदा को भी और इन महापुरुषों को भी। और यह जानकर खुशी होगी कि पाठ के अंत में हमें पता चला कि लेखक का जो है वह सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और तब उन्हें एक मराठी के वरिष्ठ बहुत ही नामी कवि जो है विंदा करंदीकर, उन्होंने उनकी बातें याद आई। कितना सच कहा था उस दिन कि मेरा ऑपरेशन जो सफल हुआ उसके पीछे उन हज़ारों जो महापुरुषों की जो उन्होंने बुक्स पढ़ी थी, या उनका ही ब्लेसिंग्स था जो उनका इतना बड़ा मुश्किल और कठिन जो ऑपरेशन था वो भी सफल हो गया। तो उन्होंने मन ही मन उन्हें भी प्रणाम किया और उन महापुरुषों को भी। तो हमने आज धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी हुई यह जो कहानी आप इसे नहीं बोल सकेंगे, उनका एक जो अनुभव है उन्होंने मेरा निजी पुस्तकालय के रूप में लिखा है। और इस पूरे पाठ के माध्यम से हमने जाना कि किस प्रकार किताबें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं और किस प्रकार से अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आप उसे सहेजने, संकलन करने का भी ज़रूर रुचि रखते होंगे। तो आई थिंक आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें बुक्स पढ़ने का शौक़ होगा, लेकिन इस उनके जो अनुभव है उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि वे बाहर की किताबों के साथ साथ स्कूल के पाठ्यक्रम को भी उतना ही ये तरजीह देते थे, उतना ही उसको भी वैल्यू देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी। क्योंकि आपको किताबों को तभी समझ आएगी जब आप सही ढंग से पढ़े लिखे होंगे, तभी उनकी भाषा, उनकी बातें आपको समझ में आएगी, है ना। तो यहाँ पे माइंड मैप देख लेते हैं। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। लेखक का अपने जीवन के अंतिम क्षण में अपनी निजी पुस्तकालय में समय व्यतीत करना उन्हें असीम शांति दे रहा था। लेखक के विभिन्न प्रकार के पुस्तक को पढ़ने की रुचि होना और 5वीं कक्षा में जब वो फर्स्ट आए थे तो पहली बार उन्हें विद्यालय से 2 पुस्तकों का मिलना जो है, और इस पाठ में किस प्रकार जो है पुस्तक जो है हमारे मित्र के रूप में, एक अभिन्न मित्र के रूप में जो है वो रोल प्ले करते हैं, ये इस बात की प्रेरणा भी मिली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे, क्योंकि इनका 60% जो हृदय है वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी, लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, आप देख सकते हैं। मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर दे रखा है। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रश्न का उत्तर एज इट इज़ ही लर्न करें, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप पूरी वीडियो को 1 से 2 बार आप जब उसे देखेंगे तो वीडियो जो है चलचित्र की तरह आपके माइंड में जो है वो सेव हो जाएगी और आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर स्वयं भी दे पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।